नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPRO मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ खास प्रश्न लाए गए हैं जो आपकी RO परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात यह है कि अब आपकी RO परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी क्योंकि UPPSC ने अग्री कर लिया है सभी स्टूडेंट्स की मांगों के साथ में और कहा है कि परीक्षाओं को सभी को नॉन नॉर्मलाइजेशन के साथ सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है कि तैयारी को आप लोग और अच्छे से जारी रखिए और सिलेक्शन ले लीजिए। तो देखिए देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है और उसमें क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा उद्योग है जो प्रदेश में सबसे कम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो हथकरघा उद्योग का सबसे छोटा कह रहे हैं और सबसे कम रोजगार देने वाला कह रहे हैं। दूसरे में यहाँ बात की गई है कि हथकरघा उद्योग का गठन उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972 में राम सहाय आयोग की संस्तुति पे की गई थी। दो बातें। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम उद्योगों को समझते हैं कि कौन से उद्योग की कितनी भूमिका है या कौन से क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग जो है वो तो कृषि है, कृषि क्षेत्र वाले हैं यानी कि ठीक है। तो कृषि क्षेत्र ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है और कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है और जरूरी भी है हम सभी के जीवन के लिए भी। ठीक है, अगर कृषि फर्स्ट आता है रोजगार के मामले में तो सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे आता है हथकरघा। ठीक है, अब सेकंड पे जो है हथकरघा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि क्या ये सबसे छोटा उद्योग माना जा सकता है राज्य के अंदर? बिल्कुल नहीं माना सकता। ठीक है, तो इसी वजह से देखना कि भाई यह कृषि के बाद दूसरे नंबर पर है और रोजगार भी ये ज्यादा प्रोवाइड करता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो महत्वपूर्ण है यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके अलावा बात करें से गठन की तो उसका गठन जो है वो राम सहाय आयोग की संस्तुति यानी कि सिफारिश पे ही 1972 में किया गया था। ये बात बिल्कुल ही ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, और जब दूसरा स्टेटमेंट ही ठीक है तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो, यानी कि उत्तर भी सही है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले यूरेनियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूरेनियम के भंडारों के बारे में हमसे चीजें पूछ रहा है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर कह रहा है कि इसका सर्वाधिक भंडार ललितपुर जिले में है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग भारत के अंदर यूरेनियम की स्थिति समझते हैं तो हमें यह पता लगता है कि भारत के अंदर यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहीं है, ना ही प्रथम स्थान पर है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सर्वाधिक भंडार ललितपुर जिले में है ऐसा कहा जा रहा है। ललितपुर जिले में सर्वाधिक भंडार नहीं है, बहुत ही ज्यादा सीमित भंडार है। मतलब कुछ कुछ है पर बहुत ज्यादा इसको कहेंगे या सर्वाधिक कहेंगे तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो याद रखिएगा ललितपुर जो है यूरेनियम के मामले में बहुत अल्प अपने आप में भंडार रखता है। झारखंड सबसे बड़ा राज्य उत्पादन के मामले में यूरेनियम का, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना है, मेघालय है, राजस्थान है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश आता है और फिर उत्तराखंड आता है उसका। तो उत्तर प्रदेश का यूरेनियम के मामले में स्थान जो है वो जनरली 8th कंसिडर किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम या बहुत बाद में है ये। ठीक है, चीजें क्लियर हैं आपको? तो दोनों ही स्टेटमेंट जब गलत है तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? हमारा डी बनेगा, जो कह रहा है कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही गलत है अपने आप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में इन्होंने दे दिए हमें युग्म, कह रहे हैं कि भाई अलग पर्वत हैं और एक तरफ हमारे पास में देश है। ये बताओ कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश में पाई जाती है? एक तरफ हिंदू कुश, एटलस, मैकडोनल और रॉकी। अब जैसे कि हिंदू कुश है, हिंदू कुश बहुत ही ईजी है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। हिंदू कुश कहाँ होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया में होगा या उत्तर अमेरिका में होगा या एशिया में होगा या अफ्रीका में होगा? कहाँ होगा इन चारों में से? तो हिंदू कुश ऑब्वियस सी बात है एशिया से जुड़ा हुआ है, एशिया के अंदर होगा। ए के लिए तीसरा युग्म हमारे को मिलाना होगा, तीसरा देश। ठीक है, युग्म। अब अगर हम स्थिति को देखते तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर तो ए के लिए 1 दे रखा है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। यहाँ पर ए के लिए 4 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी ए के लिए 4 दे रखा है, अफ्रीका, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ए के लिए 3 दे रखा है। जब 3 गलत हो गए तो यही बचा और यही सही होगा। तो कई बार हमारा क्या है कि एक प्रकार से एक युग्म को मिलाकर भी उत्तर बहुत इजीली निकल जाता है, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है या ऑप्शंस उसी के लिए खासतौर पर सेट किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ए के लिए 3 हो गया तो बात मामले में देखा जाए तो उत्तर तो यही सही है। अब बाकी पता लगता है कि एटलस कहाँ पर है। तो देखिए एटलस श्रेणी जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? अफ्रीका में देखने को मिलती है, यानी कि 3 के लिए, इस दो बी के लिए 4 रहेगा। मैकडोनल्ड श्रेणी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है और रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है। तो 3 4 1 2 हमारे प्रश्न का उत्तर है और यहाँ पर 3 4 1 2 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर हम लोग का क्या बन रहा है? डी है प्रश्न का सही उत्तर। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक?
चलें फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नृत्य कौन कौन से हैं? छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य या फिर गरबा नृत्य या फिर तीनों ही शामिल, आपको ये बताना है। तो देखिए तीन नृत्य, तीनों की अलग अलग खास बात। जैसे कि हम लोग बात करेंगे छऊ नृत्य की, तो छऊ नृत्य जो है ये पूर्वी भारत की एक खास परंपरा है। महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों को लेकर के लोक कथाओं को विषय जो है वो प्रस्तुत इसके अंदर किए जाते हैं, एक महत्वपूर्ण है। तीन अलग अलग श्रेणियां होती हैं इसकी, शैलियां जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर सरायकेला, पुरुलिया या मयूरभंज क्षेत्रों में हम नृत्यों को देखते हैं, तीन अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य की बात करें तो कालबेलिया नृत्य गीत और नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक शैली की अभिव्यक्ति है एक प्रकार से। ठीक है। इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नर्तक होते हैं वो पारंपरिक टैटू डिजाइन, आभूषण, छोटे दर्पण, चांदी के धागे से कढ़ाई वाले परिधान यानी कपड़े पहनते हैं और इस नृत्य परंपरा को पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात हुई गरबा की। तो ये गरबा जो है वो एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है हमारा। ठीक है। स्त्री की ऊर्जा, स्त्री की जो शक्ति है और जो ऊर्जा है उसको प्रस्तुत करने के लिए ये दर्शाया जाता है, किया जाता है, ये सब कुछ है। अब देखने वाली बात यह है कि जो छऊ नृत्य और कालबेलिया नृत्य है ना, इन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर वर्ष 2010 में शामिल किया था। लेकिन जो हमारी गरबा नृत्य है, तो गरबा नृत्य महिलाओं से जुड़ा हुआ, महत्वपूर्ण है, नवरात्रि से जुड़ा हुआ है, इसको शामिल करने का काम यूनेस्को ने किया था 2023 में। तो देखने वाली बात यह कि तीनों ही शामिल हैं, और जब तीनों ही शामिल है तो ना उत्तर ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्योंकि डी कह रहा है सभी के बारे में, तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि तीनों ही नृत्य शैलियां जो हैं वो शामिल हैं हमारी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पॉज कर लीजिएगा, वीडियो की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, तो परेशान नहीं होना। अब कह रहा है हमसे कि भारत की आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो हमें बात करनी है निर्वाहक पद्धति के बारे में। तो तीन दे रखे हैं हम यहाँ पर, एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ कृषि पद्धति, जैसे कि मध्य प्रदेश। ठीक है। तो कौन सा या से सही सुमेलित है, हमें बस ये बताना है कि सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने दे रखा है बेवर कृषि पद्धति, तो क्या मध्य प्रदेश के लिए बेवर कृषि पद्धति सही सुमेलित है? ये सही सुमेलित है, बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए पोडू दे रखा है, ये भी यहाँ पर सही सुमेलित कृषि पद्धति है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर पूर्व के लिए मिल्पा। तो देखिए मिल्पा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए उत्तर पूर्व के लिए जनरली जो कृषि पद्धति चलती है तो कहा जाता है झूम कृषि पद्धति। ठीक है। तो झूम कृषि पद्धति यहाँ पर रहती है। अब मिल्पा की बात करें, मिल्पा कहाँ से जुड़ी हुई है? तो देखिए मिल्पा जो है ये भारत की नहीं है, दरअसल ये मैक्सिको की है। मैक्सिको में कृषि जो है वो मिल्पा पद्धति के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और कूट हमारा कह रहा है कि केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन। तो प्रश्न का उत्तर जो है वो ए में छुपा हुआ है, एक और दो को जो सही बता रहा है। ठीक है। कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे उम्मीद करते नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर युग्म आ गए हैं, एक तरफ कह रहा है अनुसंधान संस्थानों के बारे में और एक तरफ कह रहा है उनके स्थानों के बारे में, और फिर हमसे ये पूछ रहा है कितने सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। ठीक है। 4 सही सुमेलित है, 2 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित है, 3 सही सुमेलित है। जैसे कि सबसे पहले अनुसंधान संस्थानों में देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, फिर केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, 4 है हमारे पास में। तो देखिए पहले देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या ये सही सुमेलित है? करनाल हरियाणा के अंदर ही है। क्या स्थिति आप लोग कहना चाहते हैं, क्या करनाल हरियाणा में ही है? तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ना, ये करनाल में ही है, और ये बात भी बिल्कुल सही सुमेलित है और ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है? क्या ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है? जो लोग कानपुर वाले होंगे उनको पता होगा, या फिर जो लोग इस स्थान वाले होंगे उनको पता होगा क्या कानपुर में है या कानपुर में नहीं है। तो देखिए जो हमारा ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ना, ये कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो देखिए ये पड़ेगा जाकर के बरेली में, ये बरेली के अंदर है। ठीक है, कानपुर में नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान जो है क्या वो विजयवाड़ा के अंदर है? तो देखिए ये वाला मामला जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। दरअसल यहाँ पर हमें यूज करना है मुंबई। ठीक है, क्योंकि ये जो संस्थान है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये युग्म जो होगा ये भी गलत है हमारा। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है। देखो पंत पंत वैसे नाम तो मैच कर रहा है, और ये बात भी सही सुमेलित हो रखी है, क्योंकि पंतनगर उत्तराखंड में ही जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय भी है। बात तो ठीक है दोनों।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं, बाकी 2 सही सुमेलित नहीं है। और जब 2 ही सही सुमेलित की बात कह रहा है तो प्रश्न का उत्तर जो है वो बी हो जाएगा कि जी 2 के साथ हम लोग जाना चाहेंगे अपनी स्थिति को लेकर के। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण कथन दोनों सही होंगे या कोई एक गलत होगा, सही व्याख्या करता है या नहीं करता है वो भी देखना होगा अगर दोनों सही हैं उस स्थिति में। तो पहले कह रहा है कि भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण में कह रहा है कि भारत का गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। देखो हमारे यहाँ पर जो गेहूं उत्पादन है हरित क्रांति से लाभ तो हुआ है, बढ़ा तो है, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है या नहीं है, यह सोचने वाली बात है। हम लोगों ने गेहूं उत्पादन तो हरित क्रांति में बढ़ा लिया ही था। तो जब हम चीज़ों को समझते जानते हैं तो पता लगता है कि हम लोग की जो स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति, वो गेहूं के मामले में काफ़ी अच्छी है, उत्पादन में हमें मदद करती है काफ़ी ज़्यादा। और जब हरित क्रांति हुई तो चीज़ें और ज़्यादा सुधर गई हैं यहाँ पर, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं है। लेकिन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना वो भारत नहीं है। दरअसल यहाँ पर हमारे को चीन का नाम समझना होगा, क्योंकि चीन विश्व के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है भारत का नाम आता है। तो पहला तो गलत हो गया, यानी कि ए गलत है और आर सही है। तो ए असत्य है और आर सत्य है, जहां लिखा होगा वही सही होगा। तो पहले में तो दोनों को सत्य कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा सही होगा, क्योंकि आर सत्य है और ए असत्य है। बाकी को देखने की जरूरत है नहीं, आंसर निकलेगा और हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा गेहूं का प्रोडक्शन के मामले में भारत की क्या स्थिति है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बायोमास के संदर्भ में बात कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि, पशु और मानव अपशिष्ट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। अपशिष्ट से मिलता है और ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बायोमास के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि बायोमास कृषि, पशु और मानव अपशिष्ट से प्राप्त होता है। ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है, तो ये ठीक है अपने आप में। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बायोमास मंद ऐश की ऊर्जा, पर्यावरण और आर्थिक जरूरतों के साथ पूरा करने की क्षमता रखता है। और ऊर्जा के लिए बायोमास के बढ़ते उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से इसके उपयोग को आजकल बढ़ाया जा रहा है। और बायोमास के मामले में हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यही बता रहा है कि एक और दो दोनों ही सही है। ठीक, चीजें क्लियर है बायोमास की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षरण या के कारण है। ऐसे कौन कौन से कारण है या कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से जिसको हम लोग मान सकते हैं कि वो जैव विविधता क्षरण का कारण है। ठीक है, ये नीचे की लाइन है, मर्ज हो गई है। तो पहला कह रहा है जलवायु परिवर्तन। क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता का क्षरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सही बात है। हम लोग हर चीज़ के लिए तो जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। COP29 हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन होगा, जैव विविधता का क्षरण होगा, बिल्कुल सही बात है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का आना। जब आक्रामक विदेशी प्रजातियां आती है तो क्या करती है, स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं और उनकी हानि होती है। जब स्थानीय प्रजातियों को हानि होगी तो उससे क्या होगा, जैव विविधता का क्षरण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आक्रामक प्रजातियां उनका स्थान लेगी तो वो नष्ट होंगी। इसके अलावा जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी। प्राकृतिक आवास में कमी कैसे हो रही है? पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, जंगल वगैरह हम लोग काट दे रहे हैं, तो जो इनका नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। तीनों ही बातें जो है वो जैव विविधता क्षरण के लिए कारण है। और जब तीनों ही बात होंगी तो प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ये सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बढ़िया ईजी है। चलिए यहाँ पर और भी कारण दिए हैं तो आप लोग इन कारणों को भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो राजस्व घाटे के बारे में है। तो राजस्व घाटे के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा है। पहले में कह रहा है कि यह कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर अधिकता को प्रदर्शित करता है। देखो व्ययों की प्राप्तियों पर अधिकता, घाटा कब होता है? घाटा मान लीजिए हम लोग कितने रुपए कमाए, हम लोग कमाए 100 रुपए, लेकिन खर्चा हम लोगों ने किया 200 का, तो क्या कहेंगे, घाटा लग गया। कितने का घाटा लग गया? 100 रुपये का घाटा लग गया। ठीक है, यानी कि कमाई कम और खर्च ज्यादा कर दिए। पहले में कह रहा है कि यह कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर अधिकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि व्यय ज्यादा और प्राप्तियां कम। वही तो बात घाटे में आ रही है, तो बात तो ये ठीक हो जाएगी। इसका कह रहा है कि सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है, और देखने वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट
1988 की रिपोर्ट है और 1988 की इस रिपोर्ट को लेकर के हम देखते हैं कि इसके अंदर ही सबसे पहले इसका उल्लेख भी किया गया था, हमें उल्लेख मिल जाता। तो ये वाली बात भी ठीक है। भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। क्या ये बात सही है? तो देखिए, मनमोहन सिंह ना उस समय ना वित्त मंत्री के पद पे थे। उन्होंने 1991 का बजट प्रस्तुत किया और 1991 के बजट में इन्होंने बात प्रस्तुत की थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ठीक है, जो राजस्व घाटे से जुड़ी हुई थी। तो ये वाली बात भी ठीक है। तो तीनों ही बातें ठीक है और तीनों बातें ठीक होंगी तो ए, बी या सी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर होगा हम लोग का, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है और उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में मदद करेंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करेंगे। हाँ, आप लोग फिलहाल एक काम कर सकते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी साथियों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।